Can anybody give some information regarding artificial chronic disease? Anybody? Anybody? Good morning, sir. Good morning. Good morning नहीं बोल पूछ रहा हूँ आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज क्या होते हैं? वही बता रहे हैं बताइए सर। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज वो होता है जिसमें हमें जनरेशन से मतलब नहीं होता है। जैसे हम अगर नेचुरल क्रॉनिक डिसीज की बात करें तो उसमें जैसे कोई पेशेंट आया, हम उससे उसका हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है, कि मतलब आपके फैमिली में किसी मेंबर को मतलब ये बीमारी है या नहीं। जैसे हमारे रोमेटिक अर्थराइटिस हो गया तो वो बोला कि हाँ मतलब मेरे पापा को है, चाहे मेरे दादा को था, तो उससे अगर उसके अंदर ट्रांसफर होता है तो वो तो हो जाएगा आपका नेचुरल क्रॉनिक डिसीज, जो कि मतलब 20 to 30% ही पाया जाता है। मगर आजकल मतलब ज्यादा मतलब परसेंटेज बढ़ गया है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज का। इसमें क्या होता है, जैसे हमें मतलब ऐसे नॉर्मली सर्दी जुकाम हुआ, ठीक है, हम उसका मेडिसिन लेते रहे, फिर कुछ दिन बाद हमारा जो भी है सप्रेस हो गया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से मतलब वो हमें फिर से हो गया और फिर से हम उसका दवाई लिए, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारे बॉडी में वो जो था डिसीज वो हमारा क्रॉनिक डिसीज में चेंज हो गया। मगर हमें उसमें जैसे मान लीजिए कि हमें अर्थराइटिस और ये रोमेटिक अर्थराइटिस था, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से आया, मगर हमने उसका गलत ट्रीटमेंट करवाया। हमें उस टाइम नहीं पता चला कि मतलब हमें वो डिसीज है कि नहीं है, हमने उसका गलत ट्रीटमेंट करवा लिया, तो वो होता है आपका आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज, जिसमें हम लोग गलत ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। ठीक है। एक्सप्रेशन के बहुत पास नहीं हो, थोड़ा आसपास भटके हुए हो। आज हम शुरू कर रहे हैं अभी तुरंत। सर हाँ अंकित केसरी। हाँ जी। सर आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज जो होता है सर एलोपैथिक मेडिसिन से ज्यादातर ही होता है। सर अगर हम लोग प्रोलोंग यूज कर रहे हैं हीरोइक मेडिसिन है या लास्ट डोजेज पे एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं, इसके बाद जो डिजीज होता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज कहते हैं। वो ज्यादातर सर मेडिसिन से ही होती है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो डज एनीबॉडी नोस व्हाट इज iatrogenic diseases? Iatrogenic diseases कोई जानता है? iatrogenic disease, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूं कि iatrogenic डिजीज कोई अलग डिजीज नहीं है। iatrogenic डिजीज भी एक आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज को ही दूसरा नाम iatrogenic डिजीज कहते हैं, ठीक है। और iatrogenic डिजीज में खास बात क्या है कि हाँ, so I will just see the screen in which I have mentioned. स्टूडेंट्स को एक बार में आ जाना चाहिए, बाद में मैं अलाउ नहीं करूंगा, ये डिस्टर्बेंस होती है बार बार एडमिट करने में। The artificial chronic disease or iatrogenic disease have been built in the forage number 74, 75 and 76. According to Dr. Hahnemann, artificial chronic diseases are those diseases which are created due to continuous use of drugs in large material doses. Mind it, जब आप अभी पहले पूरा पढ़ देता हूँ, लार्ज मटेरियल डोजेस और फॉर लॉन्ग टाइम द यूज ऑफ लीकेज, वेनेसेक्शन, issues, ceton, etc. Derange vital force badly and make it too weak to the patient if they do not die. तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज है उसी को हम iatrogenic डिजीज भी कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनर आपसे आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज ना पूछ करके आपको पूछते हैं व्हाट आर iatrogenic डिजीज। तो जब iatrogenic डिजीज बोले तो आप परेशान ना हो, आपको सिर्फ आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। और आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज में 2 पॉइंट आए। 2 पॉइंट क्या क्या आए? पहला पॉइंट ये हुआ कि इस चीज को ध्यान दें कि डिजीज जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज है या iatrogenic डिजीज है वो तब क्रिएट होता है
जब कंटिन्यूअस यूज ऑफ ड्रग्स इन लार्ज मटेरियल डोजेस, कंटिन्यूअस एंड इन लार्ज मटेरियल डोज जब उसको इस्तेमाल करेंगे तब होगा, पहला फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट कि जब एक ऐसा पॉइंट भी होता है, जबकि पुराने, जैसे कि आप तो जान रहे हैं कि हम लोग बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये प्रचलन में है, जब किसी स्वेलिंग में, इन्फ्लामेशन में, जब वेनेसेक्शन किया जाता है, काट करके वहां से ब्लड हटाया जाता है, या लीचेस लगाए जाते हैं, या वुंड को ठीक करने के लिए उसको ओपन रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ सीटेन इश्यूज एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं कि जैसे कि एक बार आपने वेनेसेक्शन किया, उसको फ्लूइड को बहाया, और फिर दूसरी बार फिर फ्लूइड को थोड़े दिन में, एक दिन में, 2 दिन में, फिर फ्लूइड वैसे के वैसे वहां पे स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो गया, फिर आपको वैसा करना पड़ा, और फिर से आपने उसको वेनेसेक्शन किया या लीचेज लगाया। तो इस तरह से रिपीटेड काम करने से क्या होगा कि क्या है, इंपॉर्टेंट एलिक्सिर जो हमारे बॉडी को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को फुल ऑन करने के लिए बहुत एसेंशियल है, वो इंपॉर्टेंट लिक्विड, वो इंपॉर्टेंट एलिक्सिर हमारी बॉडी से निकल रहा है, यानी ब्लड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो है हमारा जो न्यूट्रिएंट मटेरियल वो निकल रहा है। और ये इतना ज्यादा बर्बाद हो जाता है कि आदमी इतना वीक हो जाता है कि फिर वो ठीक होने के कगार पे भी नहीं रहता। तो आर्थ्रोजेनिक डिजीजेस या आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज 2 पॉइंट से होते हैं। पहला पॉइंट है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंसेस इन लार्ज डोजेज। ये पॉइंट बहुत एसेंशियल है। पहला है प्रोलॉन्ग यूज, दूसरा है आप अंकित बाद में देख लीजिएगा, अपना जो नोट्स है ना बाद में देख लीजिएगा। हाँ ठीक, तो प्रोलॉन्ग यूज है, लार्ज डोजेज है, हीरोइक मेडिसिन सब्सटेंस। देखिए पॉइंट कहाँ बोल रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा, हीरोइक मेडिसिन सब्सटेंस। जैसा कि नित्या ने बताया था कि कफ कोल्ड या जो आर्थराइटिस है, तो साधारण मेडिसिन की बात नहीं हो रही है, ये असाधारण मेडिसिन की बात हो रही है, जो कि जिसका इफेक्ट जो है बहुत एसेंशियल होता ही होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। और वो जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो क्या है, वो हम देखते हैं। So those chronic diseases which have been treated for a pretty long time by the use of, अब यहाँ पर से ये ध्यान दीजिए, पहला वर्ड है वायलेंट, ठीक है, दूसरा है हीरोइक, तीसरा है मेडिसिन इन लार्ज एंड इंक्रीजिंग डोजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और कौन कौन सी मेडिसिन है, लाइक ये एग्जाम्पल्स है, इट इज नॉट द लिमिट कि इतना ही मेडिसिन, बट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन जो दिया है वो मैं बता रहा हूँ, लाइक कैलोमेल, corrosive sublimate, mercurial ointment, opium, valerian, nitrate of silver, iodine and its ointment, cinchona bark, quinine, foxglove, prussic acid, sulfur and sulfuric acid, and apart from that the perennial purgative etc. These are the medicinal substances which has effect on our body in very essentially they create some or other problem in the body, and they have been utilizing, they have been under the use of several times, years together, years after, मतलब कि 100 of years में इनका यूज होता रहा है। और ये क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल या आइट्रोजेनिक डिजीज क्रिएट करते हैं। और साथ साथ एंड द यूज ऑफ लीचेज, वेनेसेक्शन, इश्यूज, Seton etc. derange vital force badly and make it too weak to the patient if they do not die. अगर वो पेशेंट नहीं भी मरते हैं तो इनका यूज से इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि वो लाइफ को सस्टेन करने में इम्पॉसिबल होता है। दूसरा पॉइंट है द वाइटल फोर्स इज सो मच वीकन। अब ये वाइटल फोर्स दोनों में वीक होगा, किसमें, या तो हम लार्ज हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंस को लंबे समय तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दें, या हम सीटोन या लीचेज या वेनेसेक्शन एक्सेट्रा करें, दोनों में वीक होंगे। जैसे द वाइटल फोर्स इज सो मच वीकेंड ड्यू टू यूज ऑफ लीचेज, वेनेसेक्शन, इश्यूज, सीटोन एक्सेट्रा, and so much deranged
due to the use of drugs like calomel, corrosive sublimate, mercurial ointment, opium, valerian, नाइट्रेट ऑफ सिल्वर, आयोडीन जो अभी बताया हमने, ऑइंटमेंट, सिंकोना बार्क एंड क्विनिन, फॉक्सग्लोव एसिड, सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, that in order to maintain the life against these inimical destructive attack, vital force has to produce revolution in the organism. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना है। क्या है ये एक खास बात है जो हमने बोला अभी, वाइटल फोर्स हैज टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, इसको प्रोड्यूस करना है एक रिवॉल्यूशन। और वो रिवॉल्यूशन क्यों, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन क्यों, क्योंकि बोलिए, वो रिवॉल्यूशन क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, पहले भी आपको हमने बताया है कि वाइटल फोर्स का ऑफिशियल ड्यूटी क्या है, प्राइम ड्यूटी क्या है। वाइटल फोर्स का ऑफिशियल ड्यूटी है कि वो आपके बॉडी के ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करके रखे, हेल्दी करके रखे, ये इसका प्राइम ड्यूटी है। अब जब हम लार्ज हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंसेस उसको देते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और वो इफेक्ट करता है तो वाइटल फोर्स का रोल है। वाइटल फोर्स पे तो लगातार एक के बाद लार्ज हीरोइक मेडिसिन सब्सटेंस का अटैक हो रहा है, और उस अटैक से वो बहुत ज्यादा वीकेंड भी हो रहा है और उसको दिक्कतें हो रही है। अब वो वाइटल फोर्स को एक ड्यूटी भी है कि हमको हाउएवर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को हो उसको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करता है, कुछ न कुछ लॉस करता है आदमी के शरीर का, जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर जो होता है वो लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन का नुकसान करना शुरू करता है। जैसे कहीं पर या तो कोई स्किन पर बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा, या स्किन पर बहुत ज्यादा लीस्ट सेंसिटिव, यानी कि सेंसिटिव का लॉस हो जाएगा कि यहाँ पर सुन्नापन लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है, या बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी हो जाएगी स्किन के ऊपर, या अगर ये नहीं तो आगे कुछ और भी बातें हो सकती है। कहीं पर कोई मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, कहीं पे कोई डायलेटेशन हो सकता है, कहीं पर हार्ड इंड्यूरेशन हो सकता है, कहीं पे कुछ हो सकता है। मतलब इस तरह के डिजीजेस प्रोड्यूस करके वो वाइटल फोर्स क्या करता है, आदमी को जिंदा रखने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वैल्यूएबल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे डिजीज प्रोड्यूस करता है। और ये जो डिजीज है सो कॉल्ड, जो अभी हमने बताया, डायलेटेशन या लॉस ऑफ इरिटेबिलिटी या हाइपर सेंसिटिविटी एक्सेट्रा, these are called the artificial chronic diseases या iatrogenic. So let us see again the content. So this was the vital force has to produce revolution in the organism. और ये revolution कैसा होगा? This revolution of the vital force against the use of large violent heroic medicinal substances causes this, what I was talking about, जो हम बता रहे थे आपको, destructions in organ of the living body which may result in the loss of irritability or sensibility of some part of the body. It may cause contraction or dilatation, relaxation or induration, or even total destruction of the some parts of the organism. तो ये जो है यही आइट्रोजेनिक डिजीज या आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज को दर्शाते हैं, और यही हमें पहचान में देते हैं कि हमें एक आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। अभी ये जो बातें अभी जो बताया हमने, ये आपको हमने समझाने के लिए बताया, और अब हम बात करेंगे कि वास्तव में जो है वो ऑर्गेनन के, आपको तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एग्जैक्ट क्या वर्ड्स लिखे वो भी तो जानना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो लेट अस सी कि क्या इसमें कंटेंट में है। तो इसको आप देखें तो अब ये डॉक्टर हैनेमन क्या एग्जैक्टली लिख रहे हैं उस बात पे हम फोकस करेंगे।
among chronic diseases we must still, alas, alas का मतलब काश, क्या, reckon those so commonly met with, जो कि हमें अक्सर मिलते हैं देखने को क्लिनिकल प्रैक्टिस में, artificially produced in allopathic treatment by the prolonged use of violent heroic medicinal medicines in large and increasing doses. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि लार्ज और इंक्रीजिंग डोजेस की बात आ रही है. बाय द एब्यूज ऑफ, क्या वर्ड है, एब्यूज, मतलब कि गलत प्रयोग. और गलत प्रयोग किसी किसी चीज के लिए कई लोग करते हैं, कई लोग नशे के लिए कर सकते हैं, कई लोग का कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर करने के लिए, कई लोग डॉक्टर खुद एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं होता है, इसलिए इस तरह के मेडिसिन को वो कह देते हैं कि हाँ आप इसको इस्तेमाल करिए. So by the abuse of calomel, corrosive sublimate, mercurial ointment, nitrate of silver, iodine and its ointment, opium, valerian, cinchona bark and quinine, foxglove, foxglove समझते हैं आप, digitalis को foxglove कहते हैं, prussic acid, sulfur and sulfuric acid and perennial purgatives. पेरेनियल परगेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे, वहां पे देखिए कि स्टार लगा हुआ है. वेनेसेक्शन, वेनेसेक्शन का मतलब जहाँ पे काटते हैं उसका क्या मतलब होता है, शेडिंग स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को एकदम फ्लो कराया जाता है, स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड. इन द 6th एडिशन में ऐसा लिखा गया है. लीचेज, इश्यूज, सीटन एक्सेट्रा, वेयर बाय द वाइटल फोर्स, और ये तो आप जानते हैं 6th एडिशन में वाइटल फोर्स को वाइटल एनर्जी के रूप में बताया गया, चाहे वाइटल प्रिंसिपल में. It sometimes weakened to unmerciful extent. Unmerciful, कोई दया का पात्र नहीं, कोई दया नहीं, एकदम उसको होना ही होना है. Unmerciful extent, sometimes if it do not succumb, अगर डेथ नहीं होता है, gradually abnormally deranged by each substance in a peculiar manner. और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सब्सटेंस जो यूज होता है, जैसे कि अब सभी में एक समान नहीं होगा, सबका मेडिसिन का अलग अलग इफेक्ट होता है. फॉक्सग्लोव होगा तो कुछ और इफेक्ट होगा बॉडी पे, सिंकोना बार का होगा वो कुछ और इफेक्ट होगा, ओपियम होगा वो कुछ और इफेक्ट होगा, मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट का प्रयोग होगा तो कुछ और इफेक्ट होगा. तो सबका अपना अपना पिक्यूलियर मैनर में उसका इफेक्ट आता है बॉडी पे. वेयर बाई द वीकेंड सो मच अनमर्सिबल, समटाइम्स इट इज do not succumb, gradually abnormally deranged by each substance in a peculiar manner in such a way that in order to maintain life against these inimical and destructive attacks. देखिए माइंड क्या कर रहा है, इनिमिकल जो कि हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, and destructive attack, it must produce a revolution in the organism and either deprive some parts of its irritability and sensibility. So some part to deprive some part of irritability and sensibility or exalt these an excessive degree, cause dilatation, मतलब किसी जगह का फैलाव हो जाना, और contraction, relaxation, किसी मसल्स का एकदम रिलैक्स हो जाना और कोई पार्ट का इंड्यूरेशन हो जाना यानी हार्डनेस हो जाना, और इवन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पार्ट्स, कहीं का पूरा पार्ट से डिस्ट्रक्ट हो जाता है, एंड डेवलप faulty organic alteration here and there in the interior or the exterior, cripple the body internally or externally in order to preserve the organism from complete destruction of life by the ever renewed hostile assault of such destructive procedure. तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, हमने जाना ये एक खास बात है जिसमें कि एडमिट होना बार बार बहुत मुश्किल है. तो ये एफरेज नंबर 75 अभी नहीं पढ़ना है, 74 के बारे में बताया. 75 एफरेज देख लेते हैं हम. 75 एफरेज में क्या बातें कही गई. 74 में बताया गया कि these inroads of human health affected by the allopathic non-healing art, more particularly in recent times, are all chronic diseases. The most deplorable, जिसका कि हम हमेशा कंडेम कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, the most incurable, and I regret to add
that it is apparently impossible to discover or hit upon any remedies for their cure when they have reached any considerable height. जब ऐसा डिजीज कुछ अमाउंट तक बढ़ जाते हैं तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आर्टिफिशियल कोरोनरी डिजीज है या आइट्रोजेनिक डिजीज है, ऐसे डिजीज होते हैं जिसको कि क्योर करना मुश्किल होता है। और कैसे क्योर कर सकते हैं? if the patient at length succumbs, the practitioner of such a treatment as in the habit of pointing out the sorrowing relatives at the post-mortem examination of these internal organic disfigurement which are due to this his pseudo art, but which artfully maintains to be the original incurable disease। और वो कह रहे हैं see my book The Allopathy in Word for Warung and Kranke Zeder Art Leipzig by Baumgartner, translated in the lesser writing। कह रहे वो सब कुछ जो कि ऐसा हुआ, जो आर्टिफिशियल कोरोनिक डिजीज के बारे में जो बताया गया और उसको बहुत बंगलिंग करके उन लोगों ने उसको छुपाया और ये किताब में लिखा हुआ है। और डॉक्टर हेनीमैन के लेसर राइटिंग में इस नाम से लिखा हुआ है और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी है। Those deceitful records, the illustrated works on pathological anatomy exhibit the product of such lamentable bungling। इस तरह का धोखाधड़ी और गलत ट्रीटमेंट करके जितना भी इन लोगों ने किया उसका सब कुछ उसमें लिखा हुआ है और जाना हुआ है। ठीक है, तो ये एक खास चीज था। और 76 में जो इसमें बात आई है only for natural disease has the beneficent dietary is granted us in homeopathy। बताया जा रहा है, डॉक्टर हेनमैन ये कहना चाह रहे हैं इस एफरिज्म के माध्यम से 76 के कि जो गॉड है, जो ऑल क्रिएटर है, हमें सिर्फ नेचुरल क्रोनिक डिजीज को ठीक करने के लिए हमें सब्सटेंस या मेडिसिन एजेंट अवेलेबल कराया है। The means of affording relief, but those devastation and maintaining of the human organism exteriorly or interiorly affected by years, several years, कई सालों तक, frequently of the unspring of exercise of a false art, गलत तरीके से जो ट्रीटमेंट करते हैं with its hurtful drugs जो कि आपका नुकसान कर सकते हैं, and treatment must be remedies by the vital force itself। इसको क्या करना पड़ेगा कि जो आप आर्टिफिशियल एजेंट जो लार्ज हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंसेस ले लेते हैं, पहले तो उसको छोड़ना पड़ेगा और उसको अपने हाल पे छोड़ना होगा सो दैट इट कैन रिपेयर इटसेल्फ, है ना। वाइटल फोर्स से एप्रोप्रिएट एड गिवन being given for the eradication of any chronic miasm and it happens to be lurking in the background। अब ये खास चीज है, इसको मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। ये क्या खास बात आई? खास बात आई कि जो ये आर्टिफिशियल जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, जो हमारे लार्ज हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंसेस की वजह से होते हैं, इसको हम कैसे ट्रीटमेंट करें? तो दो बातें आती है कि अगर सबसे पहला तो है कि जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज जो कि हमने बोला कि डायलेटेशन, इंड्यूरेशन, लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी और हाइपर इरिटेबिलिटी एक्सेट्रा जो प्रोड्यूस हुआ है एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, देयर आर सेवरल डिजीज। तो पहले तो इसको पेशेंट के हाल पे छोड़ना होता है, क्योंकि अगर पेशेंट पहले वो सारी दवाओं का सप्लीमेंट बंद करना पड़ता है और अगर उसका वाइटल फोर्स अभी भी, क्योंकि वाइटल फोर्स तो जितना नुकसान करना था नुकसान कर दिया, अब वो वाइटल फोर्स ही चाहे तो रिपेयर कर सकता है, लेकिन अगर वो रिपेयर नहीं करता है तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। और हम लोगों का रोल कब आता है, यानी कि विद द व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी। तो होम्योपैथी रोल से इसको लार्ज समय तक इसको दवा देनी पड़ेगी और ये तब पॉसिबल है जब उसमें हम देखेंगे कि उसके अंदर कोई म्याज्म भी वर्क कर रहा है, तो हमको पहले म्याज्म और ये जो मेंटेनिंग का उसका जो मेडिसिन सब्सटेंस पड़ रहे थे उसको रिमूव करना पड़ेगा। इन दो चीजों को करने के बाद ही हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा भी बताया गया है, कई फिलोसफर या आप कई बुक पढ़ेंगे
तो उसमें जो डिजीज का क्लासिफिकेशन है उसमें आपको देखने को मिला गया कि आर्टिफिशियल डिजीज को बताया गया है कि देयर इज नो मियाज्म। जैसे कि हम बताया आपको शुरू में जो हमने बताया था कि ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिजीज जो होता है वो फंडामेंटल काउज से होता है, दैट इज मियाज्म से होता है। सीडोक्रोनिक डिजीज में मियाज्म नहीं होता है, और आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज को भी उन लोगों ने नॉन मियाज्मेटिक डिजीज में रखा है, जो कि मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। वो इसलिए कि जब एक व्यक्ति प्रोलॉन्ग यूज कर रहा था किसी सब्सटेंस का, सपोज करो कोई अफीम ले रहा था, कोई गांजा ले रहा था, then why he was addicted? So before starting the addiction material, he was sick. That was the miasm. So it is with the mixed thing which produces in the body. मतलब कि कोई इंटरनल म्याज्म है और उस म्याज्म के तहत अगर उसने इस चीजों को शुरू किया है और वो ले रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे अचानक से अल्कोहल नहीं लेना शुरू करेगा। कोई व्यक्ति किसी या कोई डॉक्टर, जो हमने सबलिमिट की बात की, कैलोमिल की बात की, फॉक्सग्लो की बात की, ये अचानक से नहीं लेने लगेगा। हो सकता है कोई डॉक्टर भी तो एडवाइस करता है, जिसकी बात अभी कही हमने कि इसका सेवरल रिजल्ट्स है जो कि किताब में लिखा है डॉक्टर हेनीमैन ने। तो उससे पहले ही वो कहीं ना कहीं किसी न किसी म्याज्म से ग्रसित था, तभी उसको ये एडिक्शन आया, और एडिक्शन आने के बाद so it cannot be said that artificial chronic disease is non miasmatic disease। ये मैं खास चीज आपको बताना चाहता हूँ, इसमें म्याज्म का रोल है, but it is confused by some philosopher or scholars that it is a non miasmatic disease, which is in my point of view, in my opinion, it is wrong. There is miasm. It is different issue that the result of the medicines जो कि लार्ज हीरोइक मेडिसिन सब्सटेंस में लिए जा रहे थे, वो सबके बॉडी को अलग अलग जगह पे पिक्यूलियर मैनर में डिस्ट्रक्शन किया, जो कि सभी इंडिविजुअल को एक समान होता है, वो डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि वो मेडिसिनल का एक्टिव या प्राइमरी एक्शन है, वो तो होगा ही होगा। सेकेंडरी एक्शन में बहुत दूसरा चीज हो सकता है, जहाँ पे इंटरनल वाइटल फोर्स और कॉर्पोरियल कंस्टिट्यूशन, हेरिडेटरी एक्सेट्रा मिला के, ससेप्टिबिलिटी मिला के, म्याज्म मिला के वो रिएक्शन देगा, वो दैट इज डिफरेंट। बट ये जो इफेक्ट है जिसको हम आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज कहते हैं, आइट्रोजेनिक डिजीज कहते हैं, ये वास्तव में प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द लार्ज हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंस है। इसीलिए सब लोग कहते हैं इसमें कोई म्याज्म का रोल नहीं है। बट सिंस इट इज नॉट a drug proving, but it is a condition of mind of a particular person or patient under influence of which he started taking these substances. So according to myself that before using such substances in large, क्योंकि कोई ड्रग प्रूविंग के लिए तो इतना लार्ज अमाउंट में नहीं यूज करेगा ना कि उसको इस पैथोलॉजी तक जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, ये एक खास चीज मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं आगे के लिए बात करने जा रहा हूँ, तो अब फिर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76। So only for natural disease, the beneficent of deity granted us in homeopathy the means of affording relief, but those devastations and maintaining of the human organism exteriorly or interiorly affected by years frequently of the unsparing exercise of a false art with its hurtful drug and treatment must be remedied by the vital force itself. Vital force को खुद ही करना है। Appropriate aid being given for the eradication of such chronic miasm that may happen to be lurking in the background। यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है कोई म्याज भी पीछे हो, तो उसको हम रिमूव करने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, so that कि vital force itself फ्री हो जाए सच म्याज्म से, सच इन्फ्लुएंस को लेने से फिर वो हट जाएगा और उसको वाइटल फोर्स अपने आप रिपेयर करने के लिए कोशिश करेगा। इफ इट हैज नॉट ऑलरेडी बीन टू मच वीकेंड, कंडीशन है, और कब ये पॉसिबल है? इफ इट हैज नॉट ऑलरेडी बीन टू मच वीकेंड बाय सच मिस्चीवस एक्ट्स and can devoted several years to this huge operation
अनडिस्टर्ब्ड। और इसके लिए क्या है कि ये 6 महीने, 1 महीने, 1 साल में नहीं ठीक होगा सच डिजीजेस। इट रिक्वायर्स सेवरल इयर्स टू बी रिकवर्ड और टू बी बिकम नॉर्मल और अनडिस्टर्ब। ये नहीं कि 1 साल तक ट्रीटमेंट किए फिर बीच में मौका लगा तो फिर ड्रग और कुछ ऐसा आर्टिफिशियल चीज जो ले लिया तो वो नुकसान करेगा, वो कभी भी ठीक नहीं करेगा। ए ह्यूमन हीलिंग आर्ट for the restoration of the normal state of those innumerable abnormal conditions so often produced by the allopathic null healing art. There is not and cannot be treated by such. But what I wanted to focus over, that there are two possibilities. I have one I described here. थोड़ी देर बैठ कर 5 मिनट। If the vital force has not been weakened too much, जो अभी अभी बताया, then those diseases can be treated homeopathically. And if there is some obstacle like miasm or some maintaining cause removed, then with the help of vital force, disease can be removed, but it makes several years. और दूसरा point, but if the vital force is much weakened, then it is impossible to cure such disease by any art of healing. सिंपल सी बात है, ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना यूनानी, कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से वो ठीक ही नहीं हो सकता है अगर वाइटल फोर्स बहुत ज्यादा वीकेंड हो गया है। एक फुट नोट में एक अलग से है दिया हुआ, जो कि एक जगह पे बात आई थी कि कैसे ही होता है इन लोगों को। आगे के फुट नोट में हम इसको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, कुछ फुट नोट लेकर के, कि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट वाले को ये समझ में नहीं आता है कि बॉडी में कहीं से एक्स्ट्रा ब्लड नहीं आ सकता है जिसको आप ब्लड लेटिंग कर रहे हो। अचानक से इन्फ्लामेशन से बॉडी में ब्लड नहीं बढ़ गया है, इट वॉज देयर एंड एज इट इज, जो कि आप आउंस ऑफ आउंस एंड ml 2 ml 50 ml 100 ml बार बार बहाए जा रहे हैं। और ऐसा कितनी ही बार होता है। एक कंडीशन लिखा है, द ओनली पॉसिबल केस ऑफ प्लेथोरासोज इज सेड विद अ हेल्दी वुमन, abnormal नहीं है, sick नहीं है, healthy woman, several days before her monthly period with a feeling of a certain fullness of warmth and breast but without inflammation, कोई inflammation नहीं रहता। इस बात के लिए खास बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये आपको हम एक बात बताया, हमने एक बात बताई आपको, और अब अभी हम लोग इस बात को यहाँ से अब हम डिस्कशन में डालेंगे कि आप लोगों ने क्या सीखा, क्या जाना, और